सुहाग रात का दर्द बर्दाश्त कर पाओगी? मुझे नहीं पता था सुहाग रात में क्या होता है, मैंने हाँ कह दिया। शुरू में तो बहुत मजा आ रहा था, खूब बातें की, दूध पिया, लेकिन जैसे ही लाइट ऑफ की तो मेरी चीखें निकल गई। मैं रोने लगी तो मुंह पे हाथ रखकर बोला, शोर मत करो, बाहर लोग सुन लेंगे। मेरा नाम अस्मा है, मैं एक गरीब घराने से ताल्लुक रखती हूँ। मेरे चेहरे से मुस्कुराहटें गायब ना हुई थी। दुल्हन बनी तो बहुत खूबसूरत लग रही थी। मेरी शादी अपनी अम्मा की सहेली नसीम के बेटे रिजवान से हो रही थी। नसीम खाला कराची में रहती थी। मेरा बचपन से ही रिजवान से रिश्ता तय था। पहले पहले हम लोग कराची महीने 2 महीने की छुट्टियों में जाते थे। नसीम खाला हम सब बहन भाइयों से बहुत प्यार करती थी, लेकिन मुझ पर तो वो जान छिड़कती थी। बचपन से कह रही थी कि मैं रिजवान की मंगेतर हूँ, इसलिए उम्र के साथ साथ मेरी रिजवान से मोहब्बत परवान चढ़ने लगी। कई सालों से मैं मुल्तान से कराची नहीं गई थी। कॉलेज के बाद यूनिवर्सिटी और पढ़ाई के सिलसिले में फुर्सत नहीं मिलती थी। हाँ, मेरी अम्मी एक साल बाद कराची का चक्कर लगा लेती थी, लेकिन चंद दिन बाद वापस लौट आती थी। वो रिजवान की बहुत तारीफ करती थी, कहती थी कि वो अपने दोनों भाइयों से ज्यादा खूबसूरत और खामोश तबीयत का लड़का है, बहुत समझदार है। उसकी तारीफें सुनकर मेरे दिल में उसकी मोहब्बत भर गई थी। इस बार खाला ने फोन किया तो कहने लगी, मेरी अमानत अब मुझे दे दो, अस्मा रिजवान की अमानत है। मेरे माँ बाप को क्या इतराज होना था, मैं घर में सबसे बड़ी थी। मुझसे छोटा भाई था जो अबू की दुकान संभालता था। अबू मुझसे छोटी 2 बहनें थी जो स्कूल में पढ़ती थी। हमारा ताल्लुक गरीब घराने से था। अम्मी ने मुश्किल से मेरा जहेज बनाया था। शादी की बात सुनकर अबू कुछ घबराए, कहने लगे, चंद ही महीनों में शादी की तारीख रख दी। इस महंगाई में बेटी को रुखसत करना बाप के लिए बड़ी आजमाइश है। तुम जानती हो वो लोग खाते पीते घराने के हैं, उनका मेल जोल भी ज्यादा है। दोनों बेटे इंतजार में हैं कि रिजवान की शादी हो तो वो अलग हो जाए। जाहिर है जहेज में हर चीज देनी पड़ेगी। अम्मी कहने लगी, आप फिक्र क्यों करते हैं, मेरा जो जेवर है उसे बेच दें, रिजवान अपनी मर्जी का फर्नीचर ले लेगा। आखिर बच्चों ने ही इस्तेमाल करना है। मुल्तान से कराची ले जाते हुए फर्नीचर रास्ते में टूट जाएगा तो नुकसान होगा, और मैंने कुछ बनाया हुआ भी है, आप फिक्र ना करो, सब हो जाएगा। अम्मी ने हमेशा अबू का साथ दिया था। मैं सोच रही थी कि काश रिजवान जहेज लेने से इनकार कर देता। खैर, शादी का दिन आ पहुंचा। मैं बहुत खुश थी। मेरी बारात कराची से आई। सिर्फ रिजवान, मेरी सास, उनके बेटे, बीवियां उनके साथ थीं। रिजवान के अब्बू का इंतकाल हो चुका था। बाकी रिश्तेदार कराची में इकट्ठे हुए थे। शादी के चंद घंटों बाद हमारी वापसी थी। अम्मी ने बहुत कहा कि एक दिन यहीं गुजार लो, लेकिन वो कहने लगी, नहीं, वहाँ अस्मा के लिए शानदार इस्तकबाल करना है। खैर, चंद घंटों बाद मैं दुल्हन बनी कार में सफर कर रही थी। यह सफर मैंने अपनी जिठानियों के साथ हंसी मजाक में गुजारा। वक्त का पता ही ना चला। कराची पहुंचकर छोटी मोटी रस्मों के बाद मुझे रिजवान के कमरे में बिठा दिया गया। कमरा बहुत बड़ा था। मेरा फर्नीचर भी बहुत खूबसूरत था। कमरा फूलों से महक रहा था। रिजवान कमरे में दाखिल हुआ तो मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। अब तक अम्मी से रिजवान की इतनी तारीफें सुनी थी कि मुझे लगा था वो बहुत खूबसूरत और हैंडसम लड़का होगा, हजारों में एक होगा। अपनी किस्मत पर जितना रश्क करती कम था। रिजवान कमरे में आया और मेरे सामने बैठ गया। मैंने फौरन नजरें झुका ली। 5 मिनट तक वो कुछ ना बोला, ना मेरी तारीफ की, ना मोहब्बत की। मुझे लगा वो लंबे लंबे सांस ले रहा है। मैंने आहिस्ता से निगाह उठाई तो उसकी आंखें किसी जज्बे से लाल थीं। वो बदहवास लग रहा था। कमरे में एसी चल रहा था, फिर भी उसके चेहरे से पसीना बह रहा था। मैं समझ ना पाई उसकी ये हालत क्यों है। मैंने कहा, रिजवान, आपकी तबीयत तो ठीक है। मेरे कहने पर उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। कहने लगा, क्या तुम मुझसे मोहब्बत करती हो? उसके सवाल पर मैं शर्मा गई। मैंने आहिस्ता से हाँ में सर हिलाया, कहा, हाँ, मोहब्बत करती हूँ, इसलिए आज तुम्हारी बीवी बनकर तुम्हारे सामने बैठी हूँ। मेरा ये कहना था कि उसने मेरा हाथ जोर से दबोच लिया, इतनी जोर से कि मैं चीख उठी। मैं समझ नहीं पाई वो क्या कर रहा है। मैंने कहा, मुझे दर्द हो रहा है। रिजवान, मेरा हाथ छोड़ो, मुझे तकलीफ हो रही है। लगता था वो अपने होश हवास में नहीं था। कहने लगा, मोहब्बत का दूसरा नाम दर्द है, तकलीफ है, परेशानी है। तुम्हें मेरी मोहब्बत चाहिए तो दर्द सहना पड़ेगा। मेरे जुनून को अपने बदन पर बर्दाश्त करना पड़ेगा। मोहब्बत यही होती है। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरी शादी की रात ऐसे गुजरेगी। उसने मुझे हर वो तकलीफ दी जो ना दी जाती। हर तकलीफ को वो मोहब्बत का नाम देता था।
اس نے میرے ہاتھ کی شیشے کی چوڑیاں دبوچ کر توڑ دی۔ کئی چوڑیاں میری کلائی میں گھس گئی۔ شادی کے نام پر رات بڑی تکلیف میں گزاری۔ اس نے میرے بازو پر جلتا ہوا سگریٹ لگایا۔ جب چینکتی تو میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیتا، کہتا تمہاری آواز باہر نہ جائے، کسی کو نہ پتا چلنا چاہیے کہ ہمارے درمیان محبت ہو رہی ہے۔ میاں بیوی کا پردہ ہوتا ہے، میری محبت سہنے کی عادت ڈال لو کیونکہ میری محبت ایسی ہی ہے۔ اس نے مجھے محبت کا جو مطلب سمجھایا، اس سے مجھے لفظ محبت سے نفرت ہو گئی۔ صبح تک میں اپنی اجڑی حالت پر روتی رہی۔ وہ سو رہا تھا، پورے بستر پر میری چوڑیاں بکھری پڑی تھی۔ میری زندگی کی طرح شادی کی یہ رات ہر لڑکی کے لیے یادگار ہوتی ہے۔ میاں بیوی مل کر اسے خوبصورت بناتے ہیں تاکہ یہ رات ساری زندگی یاد رہے، لیکن میں نے اتنی تکلیف برداشت کی کہ اب سسکیاں نہ روک پائی۔ کچھ دیر بعد کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ اپنی بکھری حالت میں دروازہ نہ کھول سکی کیونکہ اس نے میرے کپڑوں کو بھی بے دردی سے پھاڑ دیا تھا۔ وہ انسان ہی بھوکا بھیڑیا لگتا تھا۔ اس نے رات کو مجھے کپڑے بدلنے کا موقع تک نہ دیا۔ میں ویسے ہی بیٹھی تھی کہ وہ ٹوٹ پڑا۔ اپنا جنون میرے بدن پر نکالا۔ میں نے الماری سے کپڑے نکالے اور واش روم میں چلی گئی۔ نہا کر واپس آئی تو دروازہ کھلا تھا۔ میری ساس اور جٹھانی انتظار میں بیٹھی تھی کیونکہ رضوان دروازہ کھول کر دوبارہ سو چکا تھا۔ میرے چہرے پر ناخنوں کے نشان دیکھ کر تینوں کی رنگت سفید ہو گئی۔ ساس میرے پاس آئی، کہنے لگی اسماء یہ سب کیا ہے؟ میں نے کہا محبت، آپ کے بیٹے نے رات بھر یہی محبت دی ہے، یہ کہہ کر رو پڑی۔ ساس نے مجھے گلے لگایا، پھر جٹھانی سے کہا کیا تم نے رضوان کو دوائی وقت پر نہیں دی؟ یہ سن کر میں حیران ہوئی، کس چیز کی دوائی؟ وہ بولی امی جی میں نے دوائی دی تھی، رضوان کے ہاتھ پر رکھی، کہا بھی تھا کہ میرے سامنے کھاؤ، لیکن آپ جانتی ہے اسے کتنی جلدی ہوتی ہے، کہہ رہا تھا آپ جاؤ میں کھا لوں گا۔ میری ساس بولی تمہیں کتنی بار کہا ہے کہ پاس کھڑی رہو جب تک وہ دوائی نہ کھا لے، اس وقت تک کمرے سے نہ نکلو۔ وہ بولی ہم نے بہت سنبھالیا رضوان اور اس کی ذمہ داریوں کو، اب اس کی بیوی آ گئی ہے، یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ میری ساس مجھے اپنے کمرے میں لے گئی، ناشتہ کروایا، کہنے لگی رضوان کو ذرا سا ذہنی مسئلہ ہے، لیکن ڈاکٹر نے کہا ہے جلد ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے کہا ذہنی مسئلہ آپ نے ہمیں پہلے کیوں نہیں بتایا؟ میری بات پر وہ غصے سے دیکھنے لگی، بولی اس کا کیا مطلب ہے کہ پہلے نہیں بتایا؟ میرا بیٹا کوئی پاگل تو نہیں، بس ذرا سا ذہنی دباؤ کا شکار ہے۔ غصہ کچھ تیز ہے، اپنی مرضی کے خلاف بات برداشت نہیں کرتا، اس میں کوئی برائی نہیں۔ ڈاکٹر نے کہا تھا شادی کر دو تو ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے کہا لیکن میں نے رات کو اس سے کوئی ایسی بات نہیں کی جو اسے بری لگتی، پھر بھی اس نے میرا یہ حال کیا۔ میں اب اس کے سامنے نہیں چاہوں گی، بلکہ یہاں رہنا ہی نہیں چاہتی۔ وہ بولی رات اس نے دوائی ٹھیک سے نہیں کھائی تھی، ورنہ تمہارے ساتھ ایسا نہ کرتا۔ میں نے کہا جو بھی ہو اب میں اس کے ساتھ نہیں رہوں گی، اگر اس سے کوئی مسئلہ تھا تو آپ کو پہلے علاج کروانا چاہیے تھا۔ وہ بولی پھر وہی مرغی کی ایک ٹانگ، کہہ رہی ہوں اس کی بیماری کا حل شادی تھی، اس لیے کر دی، تمہاری محبت پائے گا تو ٹھیک ہو جائے گا۔ میرا بیٹا پاگل تو نہیں؟ میں نے کہا آپ کو بتاؤں آپ کا بیٹا کیا ہے؟ میں نے اپنے بازو پر سگریٹ کا زخم دکھایا، وہ دیکھ کر چونک گئی، پھر نظر چرانے لگی۔ میں نے کہا یہ اس کی محبت ہے، کہتا ہے میری محبت ایسی ہی ہے۔ میں نے ایسی محبت سے ہی۔ رات بھر میری ساس نظریں چراتے ہوئے بولی ٹھیک ہو جائے گا، ذرا صبر سے کام لو۔ کہنے لگی تمہارے باپ نے کتنی مشکل سے تمہاری شادی کے لیے لاکھوں کا جہیز بنایا، اگر تم نے چھوٹی سی بات پر طلاق لے لیا اور چلی گئی تو تمہارے باپ کی کتنی بدنامی ہوگی۔ تمہاری بہنیں بھی ہیں، صبر کرو تو رضوان ٹھیک ہو جائے گا۔ ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ اس کا علاج شادی ہے۔ میں چپ ہو گئی۔ شادی تو ابو نے قرض لے کر کی تھی، کوئی کمی نہیں چھوڑی تھی، ابو کی کمر جھک گئی تھی۔ میں نے سوچا ساس کی بات غلط بھی نہیں، مجھے صبر کرنا چاہیے۔ کئی دن تک رضوان نے مجھے چھوا تک نہیں کیونکہ میں خود بہت گھبرائی ہوئی تھی۔ اس کے منہ سے نکلا ایک لفظ میرے لیے حکم تھا، وہ کہتا دن کو رات تو میں رات کہہ دیتی کیونکہ میری ساس کے نزدیک یہی اس کا علاج تھا۔ ایک دن وہ بولا میرے لیے میٹھی سوئیاں بناؤ، کھانے میں مرچیں نہ ڈالنا۔ میں کچن میں آ گئی لنچ بنا کر، جب کمرے میں گئی تو وہ سو چکا تھا۔ میں نے اس کا لنچ ڈھانپ دیا، کھانا بنانے لگی کیونکہ ساس نے بتایا تھا کہ اس کے کھانے میں مرچیں نہیں ڈالنی۔ میں نے پھیکا کھانا بنایا، ابھی کھانا بنا کر فارغ ہوئی تھی کہ کمرے سے چیخنے چلانے کی آوازیں آنے لگی۔ میں بھاگتی ہوئی کمرے میں گئی تو ساس کمرے میں تھی۔ رضوان کہہ رہا تھا اس سے کہو کہ آج کے بعد میرا کھانا نہ بنائے۔ میں نے کہا مجھے میٹھی سوئیاں بناؤ، اس نے مرچیں ڈال دی۔ میں نے کہا میں مرچیں کیوں ڈالوں گی؟ وہ بولا اس لیے کہ میں کبھی ٹھیک نہ ہو سکوں۔ اماں یہ میری دشمن ہے، مجھ سے دشمنی نکال رہی ہے۔
मैं हैरान व परेशान खड़ी थी। मेरी सास मुझे घूरने लगी। बोली, शर्म नहीं आती? मैं तुम्हारा कितना साथ दे रही हूँ और तुम मेरे बेटे की दुश्मन बनी हो। मैंने कहा, अम्मी जी आप खा कर देखें, मैंने इसमें चीनी डाली थी। रिजवान बोला, हाँ खा कर देख लो कितनी मिर्चें हैं। जब उसने सेवइयां खाई तो बोली, इसमें तो मिर्चें हैं। क्या चाहती हो? तुम मेरे बेटे को मारना चाहती हो? मैं परेशान थी। कहा, मैंने मिर्चें नहीं डाली। वो बोली, फिर किसने डाली? तुम ही रख कर गई थी। मेरी सास ने मुझे डांटा। रिजवान मेरे हर काम में कीड़े निकालने लगा, लेकिन मुझे समझ न आया मिर्चें किसने डाली, क्योंकि मैंने तो नहीं डाली थी। जल्द ही पता चला कि मिर्चें रिजवान ने खुद डाली थी। खैर 1 महीने में ही मैं सूकर कांटा हो गई, क्योंकि रिजवान जो कुछ करता मुझसे बर्दाश्त न होता। रात को वो जंगली जानवर की तरह पेश आता। दिन के वक्त मेरे के काम को बिगाड़ता। कभी कहता कपड़े ठीक से नहीं धोती, कभी खाने में मिर्च डाल देता और कहता तुमने डाली है, तुम मुझसे दुश्मनी निकाल रही हो। मेरा जी चाहता था जमीन फटे और मैं इसमें दफन हो जाऊं। ये दुख ना सह पाती थी। माँ बाप को सोच कर रोती कि इनका कर्ज अभी नहीं उतरा। अम्मी का फोन आया, कहने लगा, जी चाहता है तुम्हें कुछ दिन के लिए बुला लूं, लेकिन कराची से मुल्तान जाने का खर्चा ज्यादा होगा। हम इस वक्त खाली हाथ हैं। ससुराल पहली बार आएंगे तो खाली हाथ नहीं आ सकते। खर्चे के सोच कर चुप हो जाते हैं। मेरे माँ बाप को रिजवान के बारे में कुछ ना बताया। खुद को उसके रवैये के लिए तैयार कर लेती। इंसान इतना ही सह सकता है जितना उसमें बर्दाश्त हो। उस दिन जब उठी तो सर चकरा रहा था। रिजवान कह रहा था, मेरे कपड़े इस्त्री कर दो। वो काम पर नहीं जाता था, कुछ भी काम नहीं करता था। घर का सारा खर्चा दोनों जेठ उठाते थे। उसकी दवाइयां भी वही लाते थे। चकराते सर के साथ उसके कपड़े इस्त्री करते हुए मैं बेहोश हो गई। जब होश आया तो अपने कमरे में लेटी थी। एक लेडी डॉक्टर सास से कह रही थी कि इसकी खुराक का ख्याल रखो, ये बहुत कमजोर है, इस साल में इसको भी खतरा हो सकता है। मैं उम्मीद से थी, समझ ना आ रहा था कि खुश हूँ या रोऊं। हाँ, सास बहुत खुश थी। कहने लगी, अपना बच्चा होगा तो रिजवान जल्दी ठीक हो जाएगा। कुछ दिन तक सास मेरा बहुत ख्याल रखती रही। मुझे अपने पास सुलाती, कहती, अगर रिजवान के पास गई तो वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं, इससे हमल को नुकसान हो सकता है। लेकिन 1 हफ्ता ही गुजरा था कि रिजवान का गुस्सा 7 आसमान पर पहुंच गया। कहने लगा, अस्मा मेरे कमरे में क्यों नहीं आती? तुम मेरी बीवी हो, मेरे पास सोया करो। मैंने कहा, आप अपनी माँ से बात करें। मैं रात के बर्तन धो रही थी कि वो किचन में आ गया। बोला, क्या मसला है? शराफत से मेरे कमरे में चलो। मैंने कहा, सुनो, मैं उम्मीद से हूँ, डॉक्टर ने एहतियात का कहा है। वो बोला, तो मैं तुम्हें खा नहीं जाऊंगा, और मुझे बाजू से पकड़कर कमरे की तरफ ले जाने लगा। तभी सास आ गई। बोली, इसका हाथ छोड़ो, ये अभी तुम्हारे साथ नहीं जाएगी। वो बोला, क्यों नहीं जाएगी? शोर की आवाज पर जेठ और जिठानियां कमरे से बाहर आ गए। तमाशा सा लग गया। सास बोली, तुम्हें समझ क्यों नहीं आती? तुम इसके साथ जो करोगे तुम्हारा बच्चा मर जाएगा। वो बोला, मरने तो मेरा बच्चा है, आज मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। अगर आपने इसे कमरे में जाने से रोका तो यहीं इसके कपड़े फाड़ दूंगा। इसमें जरा सी शर्म न थी। मैं सबके सामने नजरें उठाने की काबिल ना रही। जब सास ने उसे रोकना चाहा तो उसने मेरा दुपट्टा उतार कर फेंक दिया। इससे पहले कि वो कुछ और करता, मैंने उसके सामने हाथ जोड़ दिए। कहा, चलो कमरे में, जो तुम चाहते हो कर लो, लेकिन यहाँ तमाशा ना बनाओ सबके सामने। मेरी इज्जत खराब ना करो। वो बोला, अब आई अपनी औकात पर। जब कह रहा था तो समझ नहीं आ रही थी। वो मुझे कमरे में ले गया। उस रात मेरी चीखें सबने सुनी होंगी। सुबह तक मेरा बच्चा मर चुका था। मैं फूट फूट कर रो रही थी। काश मैं भी इसके साथ मर जाती। अब इस घर में 6 महीने भी ना गुजरे थे कि मैं दोबारा हामला हो गई। मेरी सफेद रंगत पीली पड़ गई थी। जब दूसरी बार हमल हुआ तो सास ने मुझे मेरी माँ के पास भेज दिया। मेरी हालत देखकर अब्बू और अम्मी सदमे में रह गए। कहने लगे, तुम्हें क्या हो गया? पहचान में भी नहीं आ रही, इतनी कमजोर क्यों हो गई? मैंने कहा, शायद उम्मीद से हूँ इसलिए। मेरा भाई रोज फल लाता। अब्बू ने दूध वाले से कह दिया था कि बेटी के लिए रोज दूध लाया करो। अब्बू अम्मी से कहते, मेरी बेटी का ख्याल रखो। देखो इन लोगों ने इसकी क्या हालत कर दी। अम्मी पूछती, तुम्हें क्या परेशानी है? क्या तुम ससुराल में खुश नहीं? रिजवान का रवैया कैसा है? मैं कहती, अम्मी सब ठीक है। मैं जानती थी माँ बाप शायद सच बर्दाश्त ना करें। यहाँ 6 महीने हुए तो रिजवान का फोन आया। कहने लगा, वापस आ जाओ वरना मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगा और तमाशा बनाऊंगा। तुम मुझसे बचकर कहीं नहीं जा सकती।
میں نے فون بند کر کے ساس کو سب بتا دیا۔ وہ بولی اس نے ہمارا بھی جینا حرام کر رکھا ہے، واپس آ جاؤ اور وہاں کسی کو کچھ نہ بتانا۔ میں واپس آ گئی۔ اس وقت رضوان نے وعدہ کیا کہ میرے ساتھ کچھ غلط نہیں کرے گا۔ اس کے بدلے رویے پر میں حیران تھی۔ وہ بولا میں تم سے بہت محبت کرنے لگا ہوں، وعدہ کرو مجھے چھوڑ کر نہیں جاؤ گی، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، نہیں جاؤں گی۔ مجھے خوشی ہو رہی تھی کہ رضوان بدل گیا۔ اس رات اس نے کوئی بدتمیزی نہیں کی، بس میرا سر سہلاتا رہا، ہاتھ چومتا رہا، کہتا رہا مجھے چھوڑ کر نہ جانا۔ 2 مہینے تک اس نے مجھے کچھ نہ کہا۔ جب اسے پتا چلا کہ میں بیٹے کو جنم دینے والی ہوں تو وہ بہت خوش ہوا۔ کہنے لگا اسماء میرے گھر بیٹا آنے والا ہے، میں بہت خوش ہوں، میں باپ بنوں گا۔ یہ کہہ کر اس نے مجھے گود میں اٹھا لیا۔ رضوان بات سنو، مجھے ڈر لگ رہا ہے، نیچے اتارو۔ وہ بولا تم نہیں جانتی تم نے مجھے کتنی بڑی خوشی دی ہے۔ لیکن اسی وقت اس کے چہرے کے تاثرات بدلنے لگے، اس کی سانس پھولنے لگی۔ اس نے مجھے جلدی سے نیچے اتار دیا، کہنے لگا نہیں، میرے گھر بیٹا نہیں ہو سکتا۔ میں حیران رہ گئی کہ ابھی تو خوش تھا اور ابھی کیا ہو گیا۔ وہ بدحواس ہو گیا، کہنے لگا میرا بیٹا ہوگا تو اس کے ساتھ وہی ہوگا جو میرے ساتھ ہوا، وہ بھی میری طرح ہو جائے گا، میرا بیٹا میری طرح ہو۔ یہ کہہ کر وہ میرے پاس آیا، بولا اس بچے کو مار دو۔ یہ سن کر میرا دل دھڑکنا بھول گیا۔ میں نے کہا رضوان یہ کیا باتیں کر رہے ہو؟ لیکن وہ چلایا جو کہہ رہا ہوں کر۔ یہ کہہ کر اس نے مجھے بستر پر دھکا دیا۔ اس نے میرا پیٹ دبایا اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور کرتا۔ میں نے ساس کو پکارنا شروع کیا۔ میری چیخیں سن کر ساس اور جٹھانی کمرے میں آئی، رضوان کو مجھ سے پیچھے ہٹایا۔ ساس بولی میرے کمرے میں جاؤ، لیکن وہ یہی کہتا رہا مجھے بیٹا نہیں چاہیے۔ اس کا مطلب تھا کہ اس کے ساتھ کچھ ہوا تھا، وہ یوں پاگل نہیں ہوا، کوئی وجہ تھی۔ کچھ دیر تک اس کے چلانے اور رونے کی آوازیں آتی رہی، پھر سناٹا چھا گیا۔ میں ساس کے کمرے میں دل تھامے بیٹھی تھی، ساس رضوان کے کمرے میں تھی۔ کچھ دیر بعد آئی، بولی وہ سو گیا ہے، اٹھے گا تو ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے کہا امی جی اس کے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ وہ بار بار کیوں کہتا ہے کہ اس کے ساتھ جو ہوا اس کے ساتھ بھی ہوگا؟ آپ بتائیں اس کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ ساس رو پڑی، کہنے لگی کیا بتاؤں؟ میں نے کہا جو رضوان کے ساتھ ہوا سچ بتائیں۔ وہ بولی وہ نیا نیا کالج گیا تھا، کالج میں بڑی پارٹی چل رہی تھی، لڑکوں نے گروپ بنائے ہوئے تھے، الیکشن تھے، ہر پارٹی کے لڑکے دوسروں سے کہتے کہ ہماری پارٹی کو ووٹ دو۔ رضوان کا غصہ ویسے ہی تیز تھا۔ جب اسے کسی نے کہا تو وہ بولا یہ میرا حق ہے، میں جسے چاہوں ووٹ دوں گا۔ اس بات پر لڑکوں نے اسے مارنا شروع کیا، وہ خود بھی زخمی ہوا، لیکن بات آئی گئی ہو گئی۔ کچھ دن بعد وہ کالج گیا تو واپس نہ آیا۔ 2 دن گزر گئے، ہم پریشان تھے کہ وہ کہاں گیا، ہر جگہ ڈھونڈا لیکن نہ ملا۔ 2 دن بعد وہ زخمی حالت میں دروازے پر ملا، بخار میں تپ رہا تھا، منہ سے نہ جانے کیا بڑبڑا رہا تھا۔ ہم اسے ہسپتال لے گئے، اس کے دماغ پر بڑا صدمہ تھا، وہ ہر چیز سے ڈرتا تھا، اپنے بھائی اور باپ کو دیکھ کر چیخنے لگتا تھا۔ ہم سمجھ نہ پائے اس کے ساتھ کیا ہوا۔ جب دماغی ڈاکٹر کے پاس لے کے گئے تو پتہ چلا کہ اس کے ساتھ کتنا ظلم ہوا۔ ساس چپ ہو گئی، میں نے کہا بتائیں کیا ہوا تھا؟ وہ روتے ہوئے بولی جن لڑکوں سے اس کی لڑائی ہوئی انہوں نے کالج کے کمرے میں لے جا کر اس کے ساتھ ظلم کیا، 2 دن تک اسے اپنی ہوس کا نشانہ بنایا۔ میرا بیٹا 4th ایئر میں تھا، اس کی عمر زیادہ نہ تھی، اس کا دھیان ان باتوں کی طرف نہ تھا۔ اس ظلم نے اس کے دماغ پر اثر کیا۔ اس کا بھائی اگر اس کا ہاتھ پکڑتا تو وہ سمجھتا کہ وہ بھی اس کے ساتھ ہوس پوری کرنا چاہتا ہے۔ وہ لڑکی کی طرح ڈرتا تھا۔ ہم اس کا علاج کروا کر تھک گئے، بہت کوشش کی کہ وہ پڑھائی جاری رکھے، لیکن وہ کتاب کو ہاتھ نہ لگاتا، کالج کا نام سن کر روتا تھا۔ اس کے ابو اسے دکان پر لے جاتے، لیکن وہاں بھی وہی حال تھا، ہر لڑکی کو دیکھ کر سمجھتا کہ وہ اس پر ظلم کرنا چاہتا ہے اور دکان پر چیخنے لگتا اور ابو کے پیچھے چھپ جاتا، اس لیے گھر پر لگا ہم اس کا علاج ڈاکٹر سے کروا رہے ہیں، ڈاکٹر کہتے تھے کہ شادی ہو جائے تو ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے کہا امی جی کتنے سالوں سے اس بیماری میں ہے، آپ نے ہمیں بتانے کی کوشش نہیں کی۔ ساس بولی میں کیوں بتاتی، میرے بیٹے میں کوئی عیب تو نہیں، اس کی کوئی غلطی نہ تھی۔ میں نے کہا لیکن پھر بھی۔ وہ بولی بس میرے بیٹے کو الزام نہ دو، تمہاری محبت اور توجہ سے وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ میں سوچ رہی تھی کہ اسے کون سی محبت چاہیے، وہ میری سنتا ہی نہیں تھا۔
अब मैं समझ गई थी कि इसके जुनून और दर्द देने की वजह क्या है। उसने मर्दों से दर्द सहा था, इसका बदला वो मेरे बदन को नोच कर लेता था। खैर, उसके साथ रह के मैं एक जीती जागती इंसान थी। एकदम आगे मेरी इसके जुनून का निशाना कब तक बन सकती थी। जब मैंने बेटे को जन्म दिया तो सब खुश थे सिवाय रिजवान के। उसकी हालत अजीब थी। कहता ये बड़ा होकर मेरी तरह हो जाएगा, इसकी शक्ल भी मेरी तरह है, नसीब भी मेरी तरह होगा, मैं इसको अभी गला घोट कर मार दूंगा। बड़ी मुश्किल से जेठ ने इसे पीछे किया। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैंने अपने बच्चे को सीने से लगा लिया। रिजवान का जुनून ठीक होने के बजाय बढ़ता जा रहा था। एक हफ्ते तक इसे अलग कमरे में बंद किया, लेकिन वो मुझे ही पुकारता रहता। कहता मेरी अस्मा को मेरे पास लाओ। मैं ऐसे कुछ ना कहूँगा, मैं अपनी बीवी से मोहब्बत करता हूँ। वो दरवाज़ा जोर से पीटता, दरवाज़ा खोलो, मुझे इसके पास जाना है। मैं इस कमरे में घुट घुट कर मरना नहीं चाहता। मुझे इसकी हालत पर तरस आता था। हफ्ते बाद मैं खुद उसके कमरे में खाना लेकर गई, वरना जेठ ही ले जाते थे। वो हर चीज़ तोड़ देता था। कहता अस्मा को बुलाओ, मुझे इससे बातें करनी है। जब तक इसे ना देखूंगा खाना नहीं खाऊंगा। जब मैं खाना बनाकर लेकर गई, उसकी हालत देखकर मेरे आंसू बहने लगे। जेठ ने उसे कुर्सी पर बांध रखा था, क्योंकि जब वो बेकाबू होता तो अपने भाइयों को भी मारता था। वो मुश्किल से उसे संभालते थे। इसकी रंगत पीली पड़ गई थी, रोकर आंखें लाल थी। मुझे देखकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। कहने लगा आ गया तुम्हें मेरा ख्याल, क्या तुम्हें मुझ पर तरस नहीं आता? मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, इधर आओ। मैं डरते डरते उसके पास गई, हाथों से रोटी का नवाला बनाया, उसके मुंह के करीब ले गई। मैंने उसकी आंखों से बहते आंसू साफ किए, उसके बिखरे बाल ठीक किए। वो बोला खुदा के लिए मेरी रस्सियां खोल दो, मैं तुम्हें कुछ ना कहूँगा, तुम मेरी बीवी हो। मैंने उसकी रस्सियां खोल दिया। ज़ात होते ही उसने मुझे अपनी बाहों में समेट लिया, सीने से लगाकर जोर से भींचा, इतना जोर से कि मैं सांस ना ले पाई। कहने लगा मेरा बस चले तो तुम्हें अपने अंदर समेट लूं, इतनी मोहब्बत करता हूँ फिर भी तुम मुझसे दूर भागती हो। उसने मेरे चेहरे को हाथों से भर लिया। कहा तुम मुझे छोड़कर तो नहीं जाओगी। मेरे नाम में सर हिलाया। कहा मैं कहाँ जा सकती हूँ। फिर वो अपना मुंह मेरी गर्दन के पास ले गया। इसके बाद मेरी चीख इतनी तेज थी कि सारे ससुराल वाले इकट्ठे हो गए। इस बार उसने मेरी गर्दन पर इतनी जोर से काटा कि खून निकलने लगा। इस पर जुनून इस कदर बढ़ गया कि सबके छुड़ाने पर भी वो मुझे ना छोड़ रहा था। कहता जाओ, मुझे अपना पागलपन इस लड़की पर ही उतारना है। ये मेरी बीवी है, मुझसे दूर रखोगे तो जब मुझे मौका मिलेगा इसे अपने जुनून का निशाना बनाऊंगा। जेठ ने इसके हाथ पर टीका लगा दिया, शायद नींद का इंजेक्शन था। कुछ देर में वो बेहोश हो गया। जेठ ने मुझे डांटा कि तुमने इसकी रस्सियां क्यों खोल दी। मैं दोबारा रिजवान के कमरे में ना गई, लेकिन एक रात मेरे कमरे पर दस्तक हुई। मैं हैरान थी कि सब कौन हो सकता है। दरवाज़ा खोला तो रिजवान था। न जाने वो कैसे अपने कमरे से निकल आया। उसने मेरे बिस्तर पर मेरे बेटे को देखा। कहने लगा ये अभी तक जिंदा है, तुमने इसे नहीं मारा, तुम जानती हो ये मेरा बेटा है, मेरी तरह निकलेगा। मैंने कहा रिजवान जाओ यहाँ से, तुम क्या करने आए हो। लेकिन मेरी जान निकली जब उसने मेरे बेटे का गला दबाना शुरू किया। मैं चीखने लगी, से पीछे करने लगी, लेकिन जब तक सब कमरे में आए मेरा बेटा मर चुका था। मैं चीख रही थी ये कातिल है, इंसान नहीं, खुदा के लिए इसे पागल खाने छोड़ दो। इसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, इसने मेरा बच्चा मार दिया। लेकिन सास कहने लगी मेरा बेटा पागल नहीं, बस जहनी दबाव है। कोई पुलिस स्टेशन नहीं जाएगा, कोई इसके खिलाफ रिपोर्ट नहीं करेगा, बस यही कहा जाएगा कि बच्चा खुद मर गया। मैंने अपने बेटे को सीने से लगाए रखा। अगले ही लम्हे लगा जैसे मेरा बेटा सांस ले रहा है। मैं पागल सी हो गई, चीख चीख कर सबको बताया मेरा बेटा जिंदा है, जल्दी अस्पताल चलो। हम सब इसे अस्पताल लेकर भागे। जैसे तैसे इसकी जान बच गई, लेकिन रिजवान को नहीं बताया कि तुम्हारा बेटा जिंदा है। मेरे पास कोई चारा ना था, या तो रिजवान से तलाक लेकर चली जाती या इसे किसी तरह ठीक करती। मैंने एक तरीका सोचा, एक बेजान गुड़िया को सफ़ेद कफन में लपेट कर रिजवान के हाथ में दिया। कहा ये लो, तुम्हारा बेटा मर चुका है, जाओ इसे दफन कर लो, दफन कर दो। आज तुम्हारे अंदर का जानवर सुकून पालेगा कि तुमने अपने बेटे को मार दिया। कफन पे लिपटी गुड़िया को देकर रिजवान के हाथ कुछ देर कपकपाए। मैंने कहा जाओ रिजवान, ये किस्सा ख़त्म करो, मेरे साथ भी वही करो जो अपने बेटे के साथ किया। मुझे भी ख़त्म कर दो। मेरे जेठ इस काम में शामिल थे। वो रिजवान को लेकर बच्चे को दफनाने चले गए। जब जेठ ने मिट्टी खोदी और गुड़िया को रखा तो रिजवान चीखने लगा, ज़ोर ज़ोर से रो रहा था।
मेरा बेटा नहीं मर सकता, मेरा खून है, ये कैसे हो सकता है? जेठ ने कहा, तुमने खुद मारा, अब किस बात का दुख है? इस दौरान गुड़िया मिट्टी में रख दी गई, लेकिन रिजवान पर पागलपन का दौरा पड़ा। वो जल्दी जल्दी मिट्टी खोद रहा था, कहता, निकालो मेरे बेटे को पागलपन के दौरे में। वो बेहोश होकर गिर पड़ा। जेठ उसे अस्पताल लेकर गया। कुछ देर बाद उसे होश आया, लेकिन वो रो रहा था, अपने बच्चे को पुकार रहा था। कुछ देर बाद मैं उसके सामने चली गई। मुझे देखकर वो और ज्यादा रोने लगा। मेरा हाथ थाम कर कहने लगा, हमारा बच्चा कहाँ है? मैंने कहा, रिजवान, सब ठीक हो जाएगा। कुछ दिन बाद हम रिजवान को घर ले आए। इसकी निगाह में इसका बच्चा मर चुका था, इसलिए मैंने बच्चे को उसके सामने ना लाई। रिजवान पहले से बहुत बदल गया, बिल्कुल चुप रहने लगा, मेरी सारी बातें मान लेता। बच्चे की मौत के सदमे ने इसका दिमाग पर गहरा असर किया। पुराने सारे दर्द और उसके दुख ने मिटा दिए। सच कहा है कि बच्चों की तकलीफ से बड़ा कोई दर्द नहीं। शायद इसके बच्चे की मौत का दुख इसके सारे दर्दों पर भारी था। वह हर वक्त अपने बच्चे को याद करके रोता। सास मेरे बच्चे का ख्याल रखती थी। एक दिन जब बच्चा रोया तो उसकी आवाज़ रिजवान के कानों में पड़ी। वो उठकर बैठ गया, कहने लगा, देखो मेरा बच्चा रो रहा है। मैंने कहा, ये तुम्हारा बच्चा नहीं है, याद है तुमने उसके साथ क्या किया? वो अपने हाथों को देखने लगा, जोर जोर से बिस्तर पर मारने लगा, कहने लगा, मुझे भी मर जाना चाहिए। अगले ही लम्हे बच्चे के रोने की आवाज़ दोबारा ही उसके कानों में पड़ी। इस बार वो खुद को नहीं रोक सका। आवाज़ सुनकर सास के कमरे में पहुंच गया। सास बच्चे को गोद में लेकर चुप करवाने की कोशिश कर रही थी। जब उसने अपने बच्चे को देखा तो दीवाना सा हो गया। जेठ और जेठानियां भी कमरे में आ गए। हम सब डरे सहमे खड़े थे कि कहीं वो बच्चे को नुकसान ना पहुंचा दे। लेकिन रिजवान ने बच्चे को गोद में लेकर बेहताशा चूमना शुरू किया, सीने से लगाया, कहने लगा, मुझे पता था मेरा बच्चा नहीं मर सकता। वो रो रहा था, अब इसे छुपाना बेकार था कि बच्चा मर चुका है। मैं अब बच्चे को लेकर अपने कमरे में ही रहने लगी थी, लेकिन मुझे डर था कि कहीं रिजवान बच्चे को फिर से नुकसान ना पहुंचा दे। लेकिन अब वो बच्चे को कोई नुकसान ना पहुंचाता। हर वक्त उसे गोद में लेकर चूमता, प्यार करता, मुझसे भी बहुत मोहब्बत और प्यार से पेश आता। बच्चे की मोहब्बत ने रिजवान को बदल कर रख दिया। आज मेरा बेटा 2 साल का हो चुका है। रिजवान अपने पुराने दुख भूल गया। अपने बच्चे की परवरिश पूरे दिल से वो अपने बच्चे की परवरिश में पूरे दिल से लग गया। मेरा भी बहुत ख्याल रखता है। दोस्तों, ये एक सच्चा वाकया था जो मैंने आपको सुनाया, लेकिन एक सवाल भी है कि इस तरह के ज़हनी मरीजों का इलाज सिर्फ शादी है। अस्मा की किस्मत कि वो बच गया और रिजवान भी ठीक हो गया, लेकिन बहुत से केस में ऐसे मरीज होते हैं, ऐसी सूरत में लड़की की ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। आपसे बस एक सवाल है कि क्या ऐसे लोगों की शादी करनी चाहिए? क्या शादी के बाद ऐसे लोग ठीक हो जाते हैं? जब माँ बाप अपने बिगड़े हुए बेटों को ना सुधार सके तो क्या उन्हें किसी और की ज़िंदगी में शामिल कर देना चाहिए, ये सोच कर कि शादी से ठीक हो जाएगा? खुदा के लिए दूसरों की बेटियों के साथ ये घिनौना खेल बंद करो। अपने बेटों की अच्छी परवरिश करो ताकि आने वाली नस्लें दुआएं दे, बद्दुआएं ना दें। जैसे लड़की की परवरिश अहम है, वैसे ही लड़कों की परवरिश भी अहम है, क्योंकि उन्हें भी किसी के बेटे के साथ ज़िंदगी गुजारनी होती है। इसलिए पराई बेटी पर जुल्म ना करो, अपने बेटे को सुधारने की कोशिश करो, किसी बेटी से उसकी शादी ना करो।